हेलो स्टूडेंट, स्वागत है आपका आईसीटी वर्चुअल क्लासेस में। मैं हूं कविता, आपकी बायो टीचर। उम्मीद करती हूं आप सभी अच्छे होंगे और स्वस्थ होंगे। तो क्लास हम यहां पर अपना क्वेश्चन पेपर देख रहे थे, जिसमें आप 2019 का क्वेश्चन पेपर सॉल्व कर रहे हैं। तो देख लेते हैं अभी तक आपने कितने क्वेश्चन सॉल्व किए हैं और कुछ नए क्वेश्चन हमारे पास आएंगे जिन्हें आप सॉल्व करेंगे। एक बार पढ़ लीजिए आपके पास किस किस टॉपिक से क्वेश्चन आए हैं, किस प्रकार से आप उनके आंसर यहाँ पर लिखेंगे। तो क्वेश्चन के आगे आपके नंबर भी बताए गए हैं कि कितने नंबर का कौन सा क्वेश्चन है और उसी के अकॉर्डिंग क्या करेंगे, यहाँ पर अपना आंसर लिखेंगे। यहाँ पर जो हम आंसर लिख रहे हैं वो जरूरी नहीं है कि आपके क्वेश्चन के नंबर के अकॉर्डिंग हो। जैसे कि यहाँ पर अभी आपको पूछा गया था बी सेल और टी सेल में आपको कोई 2 डिफरेंस लिखने थे और यहाँ पर आपने 4 से 5 डिफरेंसेस पढ़े हैं। तो देखिए आपको करना क्या है, अपने एग्जाम में आपको उसी के अकॉर्डिंग आंसर देना है। यहाँ पर आपको क्या बताया जा रहा है, हम टॉपिक को रिवाइज कर रहे हैं, ठीक है। इसीलिए हो सकता है कि आपको डिस्क्रिप्टिव आंसर यहाँ पर देखने को मिलेंगे। चलिए, तो लास्ट जो आपकी क्लास है उसमें आपने जो क्वेश्चन सॉल्व किया था वो था क्वेश्चन नंबर 26, जिसमें आपसे कहा गया था आनुवांशिकता रूपांतरित जीव यानी कि जेनेटिकली मॉडिफाइड ऑर्गेनिज्म क्या होते हैं। आनुवांशिकता रूपांतरित पौधों के कोई 2 लाभ लिखे। आपको क्वेश्चन पूछा गया था व्हाट आर जेनेटिकली मॉडिफाइड ऑर्गेनिज्म, राइट एनी 2 यूजेस ऑफ जेनेटिकली मॉडिफाइड प्लांट्स। तो इससे पहले आपने जो क्वेश्चन सॉल्व किया था वो तो यहाँ पर रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी। और रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी में आपने क्या पढ़ा, आपने कहा कि जो किसी भी जीव का जो डीएनए है उसमें जब हमें कुछ चेंजेस लाने हैं, ठीक है, कोई चेंजेस लाने हैं, वो चेंजेस अलग अलग उसके रीजन हो सकते हैं। हो सकता है कि आपको क्या करना है, वहां पर उसके गुणों में क्या करना है, सुधार लाना है, ठीक है। जो डिजायर्ड कैरेक्टर आपको चाहिए वो आपको वहां पर लाना है। या फिर आपने कहा कि यहाँ पर कोई फॉल्टी जीन था, ठीक है, उसे आपको क्या करना है, रिप्लेस करना है। तो अलग अलग रीजन हो सकते हैं। तो आपने क्या किया कि जो किसी जीव का डीएनए था उसमें आपने कोई फॉरेन डीएनए को ऐड कर लिया है। अब डीएनए का नया कॉम्बिनेशन आपके पास आ गया है जिसे आप रिकॉम्बिनेंट डीएनए कह रहे हैं। और पूरी टेक्नोलॉजी को आपने क्या कहा, रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी कहा। इसी से रिलेटेड ये क्वेश्चन आपके पास आता है जिसमें आपको कहा गया कि जेनेटिकली मॉडिफाइड ऑर्गेनिज्म क्या होते हैं। अब आपने क्या कहा, जेनेटिकली मॉडिफाइड ऑर्गेनिज्म का मतलब है कि जिनके जेनेटिक मटेरियल में मॉडिफिकेशन की गई है, चेंजेस किए गए हैं। तो आपने यही पढ़ा था रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी में कि आपने कहा था एक नया कॉम्बिनेशन आपके पास आ रहा है। इसका मतलब डीएनए चेंज हुआ तो वो जेनेटिकली जो ऑर्गेनिज्म है वो वहां पर चेंज हो गया। तो क्या कहते हैं आप, जीएमओ कहते हैं जेनेटिकली मॉडिफाइड ऑर्गेनिज्म को, ठीक है। क्या क्या चीजें आपने पढ़ी हैं, आपने कहा कि जो जेनेटिकली मॉडिफाइड ऑर्गेनिज्म होते हैं लिविंग organism whose DNA has been altered through a genetic engineering method। यानी कि आपने बोला कि आनुवांशिक रूप से संशोधित जीव जिन्हें आप जीएमओ कहते हैं एक जीवित जीव है जिनका डीएनए आनुवांशिक इंजीनियरिंग विधियों के माध्यम से बदल दिया जाता है, ठीक है। सेकंड पॉइंट कह रहा है दीज आर आल्सो नोन एज ट्रांसजेनिक एनिमल। क्या कहते हैं, नहीं ट्रांसजेनिक एनिमल कहते हैं। एग्जाम्पल क्या है ट्रांसजेनिक एनिमल का, या पढ़ेंगे खुद से। GMOs are created in laboratories using a scientific method like recombinant DNA technology and reproductive cloning। आपने पढ़ा कि जीएमओ को रिकॉम्बिनेंट डीएनए तकनीक और प्रजनन क्लोनिंग जैसे वैज्ञानिक तरीकों का उपयोग करके प्रयोगशाला में बनाया जाता है। फॉर एग्जाम्पल सोयाबीन्स दैट हैव बीन जेनेटिकली इंजीनियर्ड सेव वाटर एंड रिक्वायर्ड फ्यूअर इंसेक्टिसाइड्स। यानी कि एग्जाम्पल क्या आया है, आनुवांशिक रूप से इंजीनियर किए गए सोयाबीन पानी को बचाते हैं, इनकी उन्हें कम पानी की आवश्यकता होती है और इनमें क्या है, पेस्टिसाइड्स की भी कम आवश्यकता होती है क्योंकि ये क्या हो रहे हैं, डिजीज रेजिस्टेंट हो गए हैं, ठीक है। बहुत इजीली कोई जो पेस्ट है उन्हें नुकसान नहीं पहुंचा पा रहे हैं। अब आपके पास आए थे कि कोई यूज लिखिए, यहाँ पर जो जेनेटिकली मॉडिफाइड प्लांट्स होते हैं उनके आपको कुछ यूज लिखने थे। सबसे पहला क्या आया, मेक क्रॉप्स मोर टॉलरेट टू एबायोटिक स्ट्रेस लाइक कोल्ड, ड्राफ्ट, सॉल्ट एंड हीट। यानी कि फसलों को अजैविक तनाव जैसे कि ठंडा, सूखा, नमक, गर्मी के प्रति अधिक सहनशील बनाना। लेकिन आपने क्या पढ़ा, रिड्यूस रिलायंस ऑन केमिकल पेस्टिसाइड, पेस्ट रेजिस्टेंट क्रॉप को बनाना, ठीक है। यानी कि रासायनिक कीटनाशक कीट प्रतिरोधी फसल को बनाना है, ठीक है। पेस्ट रेजिस्टेंट क्रॉप आप बना रहे हैं, ऐसी फसल आप बना रहे हैं कि जल्दी से कोई जो कीट जो पेस्ट है यहाँ पर वो उन्हें नुकसान ना पहुंचा पाए। तीसरा आपने क्या पढ़ा था, हैव टू रिड्यूस द पोस्ट हार्वेस्ट लॉसेस। यानी कि फसल कटाई के बाद के नुकसान को कम करने में मदद मिलती है। इंक्रीज एफिशिएंसी ऑफ मिनरल यूज बाय प्लांट्स, ठीक है। यानी कि आपने बोला पौधों द्वारा खनिज उपयोग की दक्षता में वृद्धि
करना, यानी कि यह मिट्टी की उर्वरकता को जल्दी खत्म होने से बचाते हैं। लास्ट आपने बोला इनहांस न्यूट्रिशनल वैल्यू, एग्जाम्पल है विटामिन ए इनरिच्ड राइस, यानी कि आपने बोला कि भोजन के पोषण मूल्यों में वृद्धि, उदाहरण के लिए विटामिन ए समृद्ध चावल। ठीक है, क्लियर है इतना यहाँ पर। अब ये तो आपने बोला कि इसके बारे में आपने बोला जेनेटिकली मॉडिफाइड ऑर्गेनिज्म क्या होते हैं और जेनेटिकली मॉडिफाइड प्लांट्स के क्या लाभ हैं। यहाँ तक की बात हम कर चुके थे। हमारे पास जो नया क्वेश्चन आ जाएगा वो क्वेश्चन नंबर 28, 5 नंबर का क्वेश्चन है, ध्यान से देखिए 5 नंबर का क्वेश्चन है और डिटेल्ड आंसर आपको यहाँ पर करना है। दोनों क्वेश्चन आए हैं आपके पास और अथवा में आए हैं, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। दोनों ही क्या आए हैं यहाँ पर, कौन से चैप्टर से आए हैं, रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट। ठीक है, पुष्पीय पादपों में जनन जब आपने पढ़ा था, और दोनों क्वेश्चन एक ही चैप्टर से आए हैं। तो सबसे पहले तो आपको ये पूछा गया कि पुष्पीय पौधों में लघु बीजाणु जनन का सचित्र वर्णन कीजिए, यानी कि इलस्ट्रेट डायग्रामेटिकली माइक्रोस्पोरोजेनेसिस फ्लावरिंग प्लांट। सेकंड आपको बोला गया है दोहरा निषेचन का सचित्र वर्णन कीजिए, यानी कि डिस्क्राइब डबल फर्टिलाइजेशन डायग्रामेटिकली। सबसे पहले ऊपर वाला क्वेश्चन देखेंगे जिसमें हम बात करेंगे माइक्रोस्पोरोजेनेसिस की। अब ये बताइए कि क्या होता है माइक्रोस्पोरोजेनेसिस। सबसे पहले डेफिनेशन पढ़ लेते हैं। Microsporogenesis is the formation of microspore inside the microsporangium or pollen sac. Okay, by meiotic or reduction division, the formation of pollen grain formed from the microspore is termed microgametogenesis. अब क्या आई आपके पास डेफिनेशन, समझ लेते हैं। सबसे पहले आपको समझना है माइक्रोगैमेटोजेनेसिस, उससे पहले आपको समझना है माइक्रोस्पोर। तो माइक्रोस्पोर और मेगास्पोर आपने दो चीजें पढ़ी हैं, एक तो आपने पढ़ा है माइक्रोस्पोर और दूसरा आपने कहा है मेगास्पोर। ठीक है, जब भी यहाँ पर प्लांट में मेल गैमीट की बात होगी, पॉलन ग्रेन की बात होगी, आप उन्हें क्या कहते हैं, माइक्रोस्पोर कहते हैं। ठीक है, क्या कहेंगे, माइक्रोस्पोर कहेंगे। और जब भी प्लांट में फीमेल गैमीट की बात होगी, एक्सेल की बात होगी, तो अब आप कहेंगे मेगास्पोर। ठीक है, मेगा किसके लिए यूज हो रहा है, फीमेल गैमीट के लिए। माइक्रो किसके लिए यूज हो रहा है, आपने कहा मेल के लिए। अब यहाँ पर आता है माइक्रोगैमेटोजेनेसिस, शब्द ही आपको बता रहा है। माइक्रो तो आपको पता है कि मेल गैमीट के लिए यूज किया गया है। ठीक है, माइक्रोगैमीट। और जेनेसिस का मतलब होता है निर्माण, यानी कि यहाँ पर पॉलन ग्रेन के निर्माण की जो प्रक्रिया होती है उसे आप कहते हैं माइक्रोगैमेटोजेनेसिस। ठीक है, क्लियर है इतना। क्योंकि माइक्रोगैमेट का मतलब क्या है या माइक्रोस्पोर का मतलब क्या है, आपने कहा पॉलन ग्रेन, मेल गैमेट। ठीक है, क्लियर है। और मेल गैमेट के बनने की जो प्रोसेस है उसे आप कहेंगे माइक्रोगैमेटोजेनेसिस। अब आपको ये देखना है पॉलन ग्रेन का फॉर्मेशन कैसे होता है। उससे पहले हम देख लेते हैं फ्लावर का डायग्राम। ठीक है, फ्लावर के डायग्राम में मेन पार्ट बनाएंगे, आपको उसे दो पार्ट यहाँ पर बनाने हैं। कौन कौन से हैं, फीमेल पार्ट और मेल पार्ट। ठीक है, अब आपने बोला ये आपका स्टेमेन आता है, ये आपकी कार्पल आती है। ठीक है, अब हमने बोला कि यहाँ पर हम माइक्रोस्पोरोजेनेसिस पढ़ रहे हैं, यानी कि माइक्रोस्पोर के फॉर्मेशन को पढ़ रहे हैं, यानी कि मेल गैमीट के फॉर्मेशन को पढ़ रहे हैं। तो आपको स्टडी करना होगा किसे, स्टेमेन को। स्टेमेन को आपको स्टडी करना होगा। स्टेमेन के कितने लोब आते हैं आपके पास, दो लोब आते हैं इस प्रकार से। अगर आपने इस प्रकार से कट किया और उसे इसका टीएस देखा, ठीक है, आपने क्या किया कि इसका कट किया और आपने इसका टीएस देखा, तो आपके पास किस प्रकार का स्ट्रक्चर आएगा, देखिए एक बार। आपके पास जो स्ट्रक्चर आता है ऐसा स्ट्रक्चर आपके पास आएगा। ठीक है, अब ये जो स्ट्रक्चर आपके पास आता है, यहाँ पर आपके जो चार कॉर्नर आते हैं, कौन से चार कॉर्नर, आपने कहा एक ये, एक दो तीन चार, इसे आप कहते हैं, चारों को आप कहते हैं थीका। क्या कहेंगे, थीका। तो आपके पास आपने बोला जब आपने पॉलिन, आपको क्या है यहाँ पर
ठीक है, इससे पहले आप ये देखिए, ये आपका है एंथर और ये है आपका फिलामेंट। ठीक है, स्टेमन के दो पार्ट आपने पढ़े हैं, ये आपका फिलामेंट है, ये आपका स्टेमन है। ये जो आप टीएस देख रहे हैं ये आप एंथर का देख रहे हैं। ठीक है, आप एंथर का टीएस देख रहे हैं, फिलामेंट का नहीं देखेंगे। ठीक है, एंथर का देख रहे हैं। आपने कहा कि जब आपने एंथर का टीएस देखा तो आपको एंथर में कितने थीका मिले? जब आपने एक एंथर को देखा तो आपने कहा एंथर में आपको कितने थीका मिले? आपने कहा 4, क्योंकि लोब कितने हैं? 2 लोब हैं। हर एक लोब में, लोब का मतलब क्या होता है? एक लोब ये है और एक लोब ये है। हर एक लोब में 2 थीका होते हैं, क्योंकि आपके पास 2 लोब है तो आपके पास 4 थीका आ गए। ठीक है, क्लियर है इतना बात? क्लियर है इतनी बात? अब आपने बोला इन चारों थीका के अंदर कुछ इस प्रकार का स्ट्रक्चर आपको दिखाई दे रहा है। इस प्रकार का स्ट्रक्चर क्या कहते हैं इसे? आपने कहा इन्हें कहते हैं माइक्रो स्पोरेंजियम। ठीक है, क्या कहेंगे इन्हें? माइक्रोस्पोरेंजियम कहेंगे। आपने कहा कि जब आपने एंथर का टीएस देखा आपके पास 4 थीका आए हैं और 4 माइक्रोस्पोरेंजियम आए, हर एक माइक्रोस्पोरेंजियम में। ठीक है, अब क्योंकि इस माइक्रोस्पोरेंजियम के अंदर ही पराग कणों का निर्माण होता है। ठीक है, क्या होता है इसी के अंदर? क्या होगा? परागकणों का निर्माण होता है, इसीलिए आप इसे पॉलन सैक भी कह सकते हैं। ठीक है, इसीलिए आप क्या कहेंगे? पॉलन सैक कहेंगे। अब आप समझ रहे हैं कि यहाँ पर एंथर के अंदर क्या होगा? पॉलन ग्रेन का निर्माण होगा, लेकिन एंथर के अंदर कहाँ होगा? एग्जैक्ट किस जगह पे होगा? आपने कहा माइक्रोस्पोरेंजियम के अंदर होगा। अब जब पॉलन ग्रेन का फॉर्मेशन होगा तो पॉलन ग्रेन के नरिशमेंट के लिए यहाँ पे क्या चाहिए होंगे? न्यूट्रिएंट चाहिए होंगे, पोषक तत्व चाहिए होंगे। कहाँ से आएंगे पोषक तत्व? कहाँ से आते हैं वो पोषक तत्व? यहाँ पर इस प्रकार से क्या होती है? एक लेयर होती है। ठीक है, आप ध्यान दीजिए, ये जो लेयर होती है इसे आप कहते हैं टेपेटम। पहले तो इस लेयर का नाम लिख दीजिए, टेपेटम। ये जो टेपेटम है इसमें क्या होते हैं? हर एक जो आपको दिख रहा है, हर एक जो सेल दिख रही है उसमें 2 न्यूक्लियस होते हैं। ठीक है, तो टेपेटम को थोड़ा सा बड़ा बना लेते हैं। इस टेपेटम को अगर मैं यहाँ पर बनाऊं, ये है आपका माइक्रोस्पोरेंजियम। ये आपका माइक्रोस्पोरेंजियम है और हमने बोला माइक्रोस्पोरेंजियम के बाहर क्या आती है? एक लेयर आती है। और इसके अंदर क्या होते हैं? 2 न्यूक्लियस पाए जाते हैं। ठीक है, तो ध्यान रखिए आपको यहाँ पर ये 2 न्यूक्लियस हैं। ठीक है, हर एक उसमें 2 न्यूक्लियस होते हैं। टेपेटम का फंक्शन क्या होता है? जो यहाँ पर इस माइक्रोस्पोरेंजियम के अंदर जो पॉलन ग्रेन बनेंगे, जो परागकण बनेंगे, उन्हें क्या प्रोवाइड कराना? नरिशमेंट प्रोवाइड कराना, यानी कि उन्हें पोषण प्रदान करना। ठीक है, अब सिर्फ एक लेयर नहीं होगी यहाँ पे, ध्यान दीजिए। अब यहाँ पर टेपेटम और सबसे बाहरी जो आपकी लेयर होती है वो क्या होती है? एपिडर्मिस होती है। ठीक है, एपिडर्मिस होती है। सबसे बाहर आपके पास क्या आएगी? एपिडर्मिस आएगी। एपिडर्मिस के अंदर आपकी एक और लेयर आती है एंडोथीसियम। तो ध्यान रखिए, पहली जो लेयर है वो है एपिडर्मिस, दूसरी जो लेयर है वो है एंडोथीसियम। ठीक है, और तीसरी जो लेयर है वो क्या होती है? मिडिल लेयर होती है, वो होगी मिडिल लेयर। तो कैसे आप बताएंगे यहाँ पर? अगर आपको तीनों मिडिल लेयर, मिडिल लेयर के बाद आपकी आती है चौथी लेयर टेपेटम। ठीक है, चौथी लेयर टेपेटम आती है। अब चारों अगर आप लाइन को दिखाएंगे तो कैसे दिखाएंगे? आपने कहा सबसे बाहर होगी एपिडर्मिस, एपिडर्मिस के अंदर होगी एंडोथीशियम। अब एंडोथीशियम के बाद आती है मिडिल लेयर, यानी कि मिडिल लेयर यहाँ पे होगी। ठीक है, इस प्रकार से मिडिल लेयर होती है इसके बाहर। मिडिल लेयर क्या होगी? टेपेटम के बाहर होती है मिडिल लेयर, और सबसे अंदर होगी टेपेटम, और टेपेटम के अंदर आपका क्या आएगा? माइक्रोस्पोरेंजियम आएगा। ठीक है, लेयर्स के बारे में भी आपको पता होना चाहिए। पूरा स्ट्रक्चर आपके पास आया है, डिटेल स्ट्रक्चर आया है, तो आपको डिटेल स्ट्रक्चर ही वहां पर करना है।
अब देखिए, आप जानते हैं एपिडर्मिस का फंक्शन क्या होगा यहाँ पर, क्योंकि सबसे बाहरी लेयर है तो सुरक्षा प्रदान करना, ठीक है। एंडोथीशियम का फंक्शन क्या होता है, आपने बोला कि जब पॉलन ग्रेन रिलीज होते हैं, ठीक है, रिलीज कैसे होते हैं, कैसे होंगे रिलीज, आपने कहा ये आपका क्या है, पूरा एंथर आता है, आपने बोला ये जो लेयर होंगी ये ब्रेक डाउन होती है और यहाँ अंदर से माइक्रोस्पोरेंजियम के अंदर से जो पराग कण है वो रिलीज होंगे। तो लेयर जब ब्रेक डाउन होंगी तो उसमें जो एंडोथीशियम है उसका क्या होता है, इंपॉर्टेंट रोल होता है। मिडिल लेयर आती है और टेपेटम का फंक्शन आपको पता है। एक बार ये देखिए कि यहाँ तक की बात आपको क्लियर है। चलिए, तो यहाँ तक की बात क्लियर हो गई है आपको, आपने देखा कि जो आपके पास एंथर आता है, एंथर में कौन कौन सी लेयर होती है। अब हम बात करेंगे माइक्रोस्पोरेंजियम की, ठीक है, ये सारा स्ट्रक्चर आपने देख लिया है, अब सिर्फ बात करेंगे माइक्रोस्पोरेंजियम की। मैं ये रिमूव कर रही हूँ, ये सारी चीजें आपको ध्यान रखनी है कि किस लेयर का क्या फंक्शन होता है, ठीक है, और कहाँ उनकी पोजीशन होती है। चलिए, हम बात करेंगे किसकी, माइक्रोस्पोर की, ठीक है। एक माइक्रोस्पोर ले लेंगे, एक माइक्रोस्पोर लेंगे, ठीक है, क्योंकि हमने बोला एक एंथर को जब आपने देखा उसमें 4 माइक्रोस्पोर थे, 4 थीका, 4 थीका में 4 माइक्रोस्पोर थे, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, एक माइक्रोस्पोरेंजियम को लेंगे, ये आपका क्या है, माइक्रोस्पोरेंजियम है, ठीक है, ध्यान रखिए ये आपका होगा माइक्रोस्पोरेंजियम, ठीक है। माइक्रोस्पोरेंजियम के अंदर आपकी कुछ सेल्स आती हैं इस प्रकार से, ये कुछ सेल्स आती है किसके अंदर, आपने बोला जो आपका माइक्रोस्पोरेंजियम है, और इसमें से एक सेल को, ठीक है, ये जो सेल्स है इन सेल्स का नाम क्या होता है, माइक्रोस्पोर मदर सेल, एमएमसी से कहते हैं, ठीक है, क्या कहेंगे इसे, एमएमसी कहते हैं, माइक्रोस्पोर मदर सेल कहते हैं। अब ये जो माइक्रोस्पोर मदर सेल है, इन्हीं के अंदर, इन्हीं के द्वारा माइक्रोस्पोर बनेंगे, तो कंफ्यूज नहीं करेंगे। क्या चीजें आई आपके पास, आपने बोला एंथर, एंथर में आपके पास थीका, एंथर में आपके पास आया थीका, थीके में आपके पास आए माइक्रोस्पोरेंजियम, थीका के अंदर क्या है, माइक्रोस्पोरेंजियम है, और माइक्रोस्पोरेंजियम के अंदर जो सेल थी उसे आपने कहा माइक्रोस्पोर मदर सेल कहा, ठीक है। क्योंकि मदर सेल है तो मदर सेल से ही आपके क्या होंगे, जो आगे की जो संतति होगी वो यहाँ पर बनेंगी, यानी कि गैमेट्स बनेंगे, ठीक है। ध्यान देखिए, माइक्रोस्पोर मदर सेल क्या है, यहाँ पर 2n है, 2n है, यानी कि डिप्लॉइड है, सारी डिप्लॉइड सेल है। अब आपके पास क्वेश्चन ये ऑपरेशन अल्टरनेशन के बारे में जब हमने बात की थी, तो आपने बोला था कि जो डिप्लॉइड होते हैं वो क्या बनाएंगे, स्पोर बनाएंगे या गैमेट बनाएंगे, जो डिप्लॉइड होते हैं वो क्या बनाएंगे, और जो हैप्लॉइड है वो क्या बनाएंगे, आपने बोला था जो हैप्लॉइड होंगे वो हमेशा क्या बनाएंगे, गैमीट बनाएंगे, जो डिप्लॉइड होंगे वो हमेशा क्या बनाएंगे, स्पोर्स बनाएंगे। का मतलब क्या होगा, माइक्रोस्पोर मदर सेल से क्या बनेंगे, आपने कहा माइक्रोस्पोर्स बनेंगे। अब आपने बोला माइक्रोस्पोर को ही तो हम गैमीट कह रहे थे, जी नहीं, माइक्रोस्पोर जो होंगे उनके अंदर आपके मेल गैमेट बनेंगे, 2 मेल गैमेट बनते हैं, ठीक है, माइक्रोस्पोर के अंदर बनेंगे। तो सीक्वेंस आप समझे, अगर हम पूरा सीक्वेंस देखें कि सीक्वेंस किस प्रकार से बन रहा है, आपने कहा माइक्रोस्पोरेंजियम के अंदर होती हैं माइक्रोस्पोर मदर सेल, इससे बनते हैं आपके माइक्रोस्पोर, माइक्रोस्पोर, और माइक्रोस्पोर से बनेंगे आपकी गैमीट। समझ रहे, ये सीक्वेंस, ठीक है, क्लियर है इतनी बात। चलिए अब देखते हैं, अब क्योंकि माइक्रोस्पोर जो थे वो आपके हैप्लॉइड होंगे, और हैप्लॉइड से क्या बनेंगे, आपके गैमीट बनेंगे, ठीक है। तो साथ साथ चीजों को लेकर के चलना है, जो रिलेटेड टॉपिक है वो भी आप साथ साथ लेके चलेंगे। तो एक बार इस सीक्वेंस को देखिए कि यहाँ पर क्या हो रहा है, ठीक है। चलिए, तो इतनी बात समझ ली आपने।
अब हम बात करेंगे किसके बारे में, माइक्रोस्पोर मदर सेल के बारे में, क्योंकि हर एक माइक्रोस्पोर मदर सेल में वही प्रोसेस हो रही है, ठीक है, हर एक माइक्रोस्पोर मदर सेल में वही चीज होगी। तो हम एक माइक्रोस्पोर मदर सेल को लेकर के बात करेंगे। आपने बोला ये है आपका क्या है, माइक्रोस्पोरेंजियम। माइक्रोस्पोरेंजियम के अंदर आपकी जो सेल्स आती हैं उन्हें बोला आपने माइक्रोस्पोर मदर सेल, ठीक है। अब आपने ले लिया है एक माइक्रोस्पोर मदर सेल को, ठीक है, ये क्या है आपकी एमएमसी है, ठीक है, ये क्या है आपका माइक्रोस्पोरेंजियम है। अब जो आपकी माइक्रोस्पोर मदर सेल है आपने कहा वो है 2n, क्या होगी 2n होगी। इसमें क्या होती है मियोसिस, ठीक है, इसमें क्या होगी मियोसिस होती है। और मियोसिस जब होगी तो आपने बोला कि यहां पर आपको क्या मिलेंगे, 4 माइक्रोस्पोर मिलेंगे। क्लियर है इतनी बात। जब यहाँ पर मियोसिस हुई तो मियोसिस की बात क्लियर है आपको, ठीक है। अब यहाँ पर आपको 4 माइक्रोस्पोर तो मिल गए हैं, लेकिन ये अभी सेपरेट नहीं हुए हैं, ठीक है, अभी तक ये सेपरेट नहीं हुए हैं, 4 माइक्रोस्पोर मिले हैं। और ये हर एक क्या होगा एन होगा, ये भी एन है, ये भी एन है, ये भी एन है, और ये भी एन है। एन का मतलब समझते हैं आप लोग, हैप्लॉइड, हैप्लॉइड हो गए हैं, ठीक है। तो यहाँ पर जो मियोसिस होती है वो 2 चरण होगी, आप जानते हैं। पहला मियोसिस होगा तो एक माइक्रोस्पोर मदर सेल से 2 क्या बनेंगे आपके माइक्रोस्पोर बनेंगे, और फिर उनमें मियोसिस 2 होती है तो 2 से 4 बनेंगे। तो आपने कहा अल्टीमेटली जो मियोसिस हुई माइक्रोस्पोर मदर सेल जो 2n थी उससे आपके पास 4 माइक्रोस्पोर आए हैं। ये माइक्रोस्पोर अलग अलग हो गए हैं। तो क्या आपके, अच्छा, अब ये जो स्ट्रक्चर है इसे आप टेट्राड भी कहते हैं, ठीक है, क्या कहेंगे इसे टेट्राड कहेंगे, टेट्राड कहेंगे, ये आपको ध्यान रखना है। अब आपने बोला जो 4 माइक्रोस्पोर आपके पास आ गए हैं, क्या यही मेल गैमेट होते हैं, पॉलन ग्रेन होते हैं, नहीं, अभी पॉलन ग्रेन नहीं बने हैं, ठीक है। 4 माइक्रोस्पोर आए हैं। अब हम एक माइक्रोस्पोर को लेके चलेंगे, क्योंकि जो प्रोसेस एक माइक्रोस्पोर में होगी वही बाकी के 3 माइक्रोस्पोर में होगी, ठीक है, समझ रहे। और जो प्रोसेस इस माइक्रोस्पोर मदर सेल में हो रही है वो सारे ही माइक्रोस्पोर मदर सेल में होगी, और जो प्रोसेस इस माइक्रोस्पोरेंजियम में हो रही है वो बाकी के 3 माइक्रोस्पोरेंजियम में भी हो रही है, ठीक है, कंफ्यूज नहीं करेंगे, ध्यान रखिए आप लोग। तो चलिए एक माइक्रोस्पोर को ले लेते हैं। एक माइक्रोस्पोर आया हमारे पास। अब आपने बोला ये जो माइक्रोस्पोर था इसमें क्या हो गया, माइटोटिक डिवीजन हुआ, ठीक है। जब माइटोटिक डिवीजन हुआ तो इस सेल के ही अंदर एक और सेल तैरने लगी, इस प्रकार से इस सेल के ही अंदर एक और सेल तैरने लगी, ठीक है। क्योंकि आपने बोला कि जब माइटोटिक डिवीजन होगा तो यहाँ पर क्रोमोसोम के नंबर में कोई चेंज नहीं आएगा, ठीक है, दोनों ही एन होंगे, ठीक है। आपने बोला ये सेल भी एन होगी और ये सेल भी आपकी क्या होगी एन होगी, तो इस सेल को आप क्या कहते हैं, वेजिटेटिव सेल कहते हैं। ये जो आपकी सेल है ये है वेजिटेटिव सेल, और ये वाली जो छोटी वाली सेल है, जो छोटी वाली सेल तैर रही है, ये है आपकी जेनरेटिव सेल, ये है आपकी जेनरेटिव सेल, ठीक है। अभी भी आपका पॉलन ग्रेन पूरा नहीं बना है क्योंकि इसमें अभी बाहर के स्ट्रक्चर आने बाकी हैं, ठीक है। तो अब क्या होगा, ये जो सेल है इस प्रकार से यहाँ पर इसके आउटर स्ट्रक्चर बनने लगेगा। एक तो अंदर की लेयर है जिसे आप एंटाइन कहेंगे इस प्रकार से, और इसके बाहर एक और लेयर होती है इस प्रकार से, प्रकार से, ठीक है। इसे आप क्या कहते हैं, एक्साइन कहते हैं। ये रेड कलर में आपको क्या दिखाई दे रही है, इसके अंदर आपको 2 सेल दिखाई दी हैं जो है जेनरेटिव और वेजिटेटिव सेल। ये आपका जो पॉलन ग्रेन है वो कंप्लीट है। नाउ आपके पास आपका पॉलन ग्रेन आ गया। ध्यान देखिए पॉलन ग्रेन अभी आया है, मेल गैमेट अभी भी नहीं आया है, ठीक है, क्लियर है इतनी बात। ये आपका पॉलन ग्रेन आ गया है।
अब आपने बोला था कि जो यहाँ पे एक्साइन होती है वो बहुत टफ और बहुत रिजिड होती है, कोई भी केमिकल इसे ब्रेक डाउन नहीं कर सकता है, इसीलिए बीच बीच में यहाँ पे पोर्स होते हैं ताकि जो पॉलन ग्रेन है वो रिलीज हो सके। ठीक है, पॉलन ग्रेन आ गए हैं। अब आपने बोला जो वेजिटेटिव सेल है और एक आपके पास आई जेनरेटिव सेल। अब ध्यान दीजिए, जेनरेटिव सेल में डिवीजन होंगे और इसी जेनरेटिव सेल से आपके पास आएंगे 2 मेल गैमेट। अल्टीमेटली आपके पास क्या बन गया है, 2 मेल गैमेट बन गए। ये आपके पास क्या था, माइक्रोस्पोर आए हैं। ठीक है, यानी कि यहाँ पर माइक्रोस्पोर मदर सेल 2n था, डिप्लॉइड था, डिप्लॉइड से आपके पास क्या है, एक माइक्रोस्पोर आया, स्पोर बना। स्पोर कैसा था, आपने कहा हैप्लॉइड है। स्पोर कैसा है, हैप्लॉइड है। हैप्लॉइड से क्या बनते हैं, गैमीट बनते हैं। हैप्लॉइड से यहाँ पर आपके पास क्या आ गया है, गैमीट बनेगा। किससे, जो आपकी जेनरेटिव सेल होगी। इतनी बात क्लियर है तो फिर हम आगे जो आपको थ्योरेटिकली है वो समझेंगे। तो एक बार देख लीजिए आप लोग। चलिए, तो जो चीजें अभी तक आपने यहाँ पर देखी है उसे डायग्राम के माध्यम से हम समझ लेते हैं एक बार। ठीक है, ये है आपके पास डायग्राम। डायग्राम में आपके पास सबसे पहले क्या चीज आई है, देखिए। सबसे पहले तो आपको ये जो एंथर का टीएस आपको बताया गया है। ठीक है, एंथर का टीएस है। आपने बोला ये है आपके थीका, थीका है, और ये है आपका माइक्रोस्पोरेंजियम। ठीक है, माइक्रोस्पोरेंजियम के अंदर जो छोटे छोटे दाने आपको दिखाई दे रहे हैं वो है आपकी माइक्रोस्पोर मदर सेल। क्लियर है, ये आपकी एक माइक्रोस्पोर मदर सेल को आपको बड़ा करके यहाँ पर दिखा रखा है। ठीक है, अब आपने बोला कि जो यहाँ पर माइक्रोस्पोर मदर सेल है उसमें पहली मियोसिस हुई, तो उसके बाद आपके पास कितने आए हैं, 2 स्पोर आ गए हैं। ये देखिए, एक स्पोर ये है और दूसरा स्पोर ये है, जिसे आपने हैप्लॉइड न्यूक्लियस कहा। मियोसिस 2 हुई तो आपके पास क्या आए हैं, 4, यहाँ टेट्राड आपका आ गया है, 4 माइक्रोस्पोर आपके बन गए हैं। हमने डायरेक्टली क्या बोला था कि जो आपका एमएमसी है, जो माइक्रोस्पोर मदर सेल है, उसमें आपने क्या बोला, मियोसिस हुई और आपको क्या मिले, यहाँ पर 4 माइक्रोस्पोर मिल गए हैं। इस प्रकार से ये बोला था हमने, यही बात की थी। तो यहाँ पर जो मियोसिस फर्स्ट हुई है 2 माइक्रोस्पोर मिले, मियोसिस सेकंड हुई आपको 4 माइक्रोस्पोर मिले। अब एक माइक्रोस्पोर का आपको डायग्राम दिखा रखा है। ये जो आपको बाहर ब्लैक कलर में जो लेयर दिखा रखी है वो है आपकी एक्साइन और इसके अंदर आपके पास आती है एंटाइन। अब क्या होगा, यहाँ पर जो पॉलन ग्रेन है, पॉलन ग्रेन में क्या हुई, माइटोसिस हुई। ठीक है, और जब पॉलन ग्रेन में माइटोसिस होती है तो आपके पास आती है वेजिटेटिव सेल और जेनरेटिव सेल। 2 प्रकार की सेल आती है, वेजिटेटिव सेल और जेनरेटिव सेल। तो जब आपके पास दोनों सेल आ गई हैं, अब आपका पॉलन ग्रेन बन गया है। ठीक है, अब आपने बोला गैमीट का प्रोडक्शन कौन करेगा, आपने कहा जेनरेटिव सेल होगा। तो 2 चीजें होती हैं। ठीक है, 2 चीजें होती हैं। पहली चीज तो आपने बोला यहाँ पर कि जो पॉलन, जो यहाँ पर जेनरेटिव सेल है, जेनरेटिव सेल से गैमेट या तो पहले ही बन जाए, पहले यानी कि पॉलिनेशन से पहले बन जाए, या फिर पॉलिनेशन के बाद बनेंगे। ठीक है, तो आपने क्या चीज यहाँ पर पढ़ी, आपने बोला सबसे पहले कि जो ये मेच्योर पॉलन है, मेच्योर पॉलन में आपने बोला जर्मिनेशन है। और जब यहाँ पर आपने देखा कि जब पॉलिनेशन हो गई है तो पॉलिनेशन के बाद यहाँ पर क्या हुआ है, गैमीट बने हैं। ठीक है, वेजिटेटिव न्यूक्लियस से आ गए हैं जिससे कि क्या बने, 2 गैमीट बने हैं। क्लियर है इतनी बात। अब यहाँ पर आप देख रहे हैं, यहाँ पर सिर्फ आपको एक ही न्यूक्लियस दिखाई दे रहा है, यहाँ पर आपको 2 न्यूक्लियस दिखाई दे रहे हैं। इसका मतलब क्या हुआ कि या तो मेल गैमेट तभी बन जाए जब पॉलिनेशन से पहले ही बन जाए, ठीक है, पॉलिन ग्रेन में ही बन जाए, या फिर कभी ज्यादातर टाइम क्या होता है कि पॉलिनेशन हो गई है, जब पॉलिनेशन हो गई है तब जो आपकी जनरेटिव सेल है उसमें डिवीजन होंगे और तब जाके वहां पर मेल गैमेट बनेंगे। क्लियर है इतनी बात। एक बार डायग्राम को देखिए आप लोग। चलिए, सो क्लास आज आपने यहाँ पर बात की है माइक्रोस्पोरोजेनेसिस की। तो इजी प्रोसेस है, इंटरेस्टिंग भी है। आप लोग क्या करेंगे, डायग्राम के माध्यम से ही इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। तो आज के सेशन में हम इतना ही करेंगे। अभी तक क्लास में बने रहने के लिए आपका धन्यवाद।